Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World and as you know public एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए हमेशा क्वालिटी कंटेंट लेकर के आता है। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर के आए हैं इग्नू की सीरीज फॉर बीए एस्पिरेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में विच इज BPAC 131। ये सब्जेक्ट कोड है एंड इट्स पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ बीए एस्पिरेंट्स के लिए है। जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और जिनके पास सफिशिएंट टाइम है वो इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये सीरीज जो है वो यूजफुल है। फिर चाहे वो मास्टर्स की तैयारी कर रही हो, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे यूजीसी नेट हो, सबके लिए ये सीरीज जो है यूजफुल है। और ये मत मानिए कि सिर्फ इग्नू की ही उसके लिए यूजफुल है। ये आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है तो उसमें भी ये सीरीज काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आई टेल यू। ये बेसिकली आप जो है बीपीएसी जो है ये वाली ई पर देख पा रहे हैं, ये ई ज्ञान कोश की अपनी वेबसाइट। आप सिंपली टाइप करेंगे तो अगर आप बीए मटेरियल फॉर इग्नू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस थिंग। इसमें 5 ब्लॉक हैं। फर्स्ट ब्लॉक मैंने कवर करा दिया है, कंसेप्ट एंड क्लासिकल पर्सपेक्टिव में 4 यूनिट थी। और इसके बाद में अभी हम सेकंड ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, बिहेवियरल सिस्टम एंड सोशो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर आप ये पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये जो 5th यूनिट है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इसको कवर करवा रही हूँ। और दूसरा मैं बता दूं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो एल्टन मायो ने दी थी यूजीसी नेट और यूपीएससी दोनों के लिए ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इसमें हम किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में। देन मायो के कुछ एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में जानेंगे। और मायो ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे वो एक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, और उसके हॉथॉर्न प्लांट था उनका। तो वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर हम साथ ही साथ उसको अप्रेजल मतलब क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे, साथ ही साथ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए शब्दों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज ओपन एंड क्लोज्ड मॉडल। ओपन एंड क्लोज सिस्टम होता क्या है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आपका कॉलेज ही मान लीजिए, कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं जो अंदर ही हैं, जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और काम करने वाले बाकी लोग हैं। जो ओपन सिस्टम वो ये मानता है कि ये कॉलेज जो है बाहर क्या कुछ हो रहा है समाज में उससे प्रेरित होता है, इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है और उसको इन्फ्लुएंस करता भी है। जबकि जो क्लोज्ड मॉडल है वो ये मानता है कि कॉलेज की गेट बंद होने के बाद में हमें बाहर से कोई मतलब नहीं रहता, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वी डू नॉट केयर एंड बाहर की जो सिचुएशन है वो हमारे डेली इम्पैक्ट को, डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट नहीं कर रही। शायद ये शब्दों से आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी ना आई, मैं थोड़ी और डिटेल में बता देती हूँ कि मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए, समाज में बाहर क्या हो रहा है, एनवायरमेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लीगली क्या कुछ चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता ही है। तो कोई भी सिस्टम कंप्लीटली जो है वो क्लोज्ड नहीं रह सकता है, ये समझिएगा। ये जो टर्म आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन चाहे कैसा भी हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंटल, कम्युनिटी बेस्ड, इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे सबसे प्रोमिनेंट थिंकर रहे बिहेवियरल अप्रोच के, सिस्टम अप्रोच के, चेस्टर बर्नार्ड, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट्स अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड पर्सनल एक्टिविटीज और फोर्सेज ऑफ 2 और मोर पर्सन। बेसिकली कुछ लोग होते हैं मिल करके काम करना चाहते हैं और वो मिल करके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली स्ट्रक्चर विद पीपल वर्किंग अक्रॉस वेरियस लेवल्स। इसका जो मेन फ्रेमवर्क है वो डिपेंड करता है इसकी फॉर्म पे, इसके इंटरेक्शन पे, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फंक्शंस एंड अ लॉट अदर थिंग्स। तो क्लोज मॉडल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या कहता है क्लोज मॉडल? बेसिकली वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका ब्यूरोक्रेटिक है, हायरार्कियल, फॉर्मल है। ब्यूरोक्रेटिक माने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। हायरार्किक माने जितने भी लोग हैं वो एक पिरामिडिकल शेप में है। फॉर्मल है यानी कोई भी इनफॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता। आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सिर्फ बॉस और एक वर्कर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ क्लोज्ड मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन रूटीन और स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करता है।
तो क्लोज मॉडल को अगर आपने समझना है, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट जिस आधार पर बनाया गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट जिस बेसिस पर दिया गया, वो क्लोज मॉडल को माना गया था। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, इसका मेन फीचर स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क है, बिकॉज अगर स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क नहीं होगा तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। डिविजन ऑफ लेबर के लिए भी स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिविजन ऑफ लेबर इज वन ऑफ द कोर ऑफ क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वर्टिकल इंटरेक्शन होते हैं, वर्टिकल मतलब जो अभी मैंने आपको बताया बॉस और सबॉर्डिनेट्स के बीच में होता है। साथ ही साथ मीन्स पे, एंड्स पे नहीं, जैसे मीन्स है मैंने बता दिया भी आज ये काम करना है, इसके लिए तुम्हें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो रूल्स पे ज्यादा फोकस है रेदर देन गोल्स पे। ऑन दी अदर हैंड इसके हम अपोजिट देखें तो ओपन मॉडल है। ओपन मॉडल एक कोऑपरेटिव मॉडल माना जाता है और साथ ही साथ ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे सेंटिमेंट्स, इमोशन, इनफॉर्मल नॉर्म्स, उन पे भी फोकस करता है। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे फोकस करता है, साथ ही साथ लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन है उन पर भी ध्यान दिया जाता है। एंड ज्यादा गोल पे, ज्यादा ध्यान जो है वो गोल अचीवमेंट पे है, ना कि मीन्स पे। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल या फिर ओपन एंड क्लोज मॉडल में क्या होता है, जैसे मान लो हम वहां पे काम करें तो बॉस है, बॉस के सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स के नीचे भी जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं मान लो, तो हम सिर्फ इसको जस्ट एक बॉस एंड सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप ना मान करके हम ये मान के चले कि ये लोग आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आपस में भी बातचीत कर रहे हैं और होता भी है। इफ वी हैव जॉइंड समवेयर, वी आर वर्किंग समवेयर, वी फेल्ट ओके, वी हैव एस्टैब्लिश्ड काइंड ऑफ फ्रेंडशिप विद अदर कलीग ऑल्सो, ये क्या है, ओपन एनवायरनमेंट या जो ह्यूमन रिलेशन है वो है। तो क्लासिकल थ्योरी काफी हद तक क्लोज मॉडल को ही लेकर के आती है। क्लासिकल थ्योरी का जो मेन फोकस था वो किस पे था, लॉजिकल और सिस्टमैटिक मैनर में हायरार्की के ऊपर ही उन्होंने दिया था, यानी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे दिया था। बट 1920s में ग्रेट डिप्रेशन आई और ग्रेट डिप्रेशन के बाद में ये महसूस होने लगा कि हमें सिर्फ मेथड से काम नहीं चलेगा, हमें इम्प्लॉइज पर भी ध्यान देना होगा। इस चीज को समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन चीजें होती है, काम करने वाले लोग, वर्कर्स, काम करने का तरीका, मेथड्स, और क्या होता है वहां पे, मैन, मटेरियल एंड मेथड। वर्कर्स हो गए, मेथड्स हो गए एंड मटेरियल हो गए। अब मटेरियल की तो हम क्या ही साइंस करेंगे, क्या ही उसको बताएंगे इस तरीके से वो करो, मटेरियल तो हम यूज करते हैं, तो somehow we have to manage the methods and the persons or the men। मैन यहाँ पे जेंडर बेस में मत लेके चलना, वर्कर्स को ही आप समझ सकते हो इस तरीके से। शुरू में सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पे फोकस किया गया कि हम अगर मेथड्स को बेहतर बना लेंगे तो सब कुछ बढ़िया है। फिर बाद में रियलाइज होने लगा कि सिर्फ मेथड्स को बेहतर बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको वर्कर्स पे भी ध्यान देना होगा। वर्कर्स की खुद की नीड है, खुद वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनका मूड, उनका बिहेवियर भी बाकी लोगों को किस तरीके से वो मेथड यूज करते हैं उसको भी वो इन्फ्लुएंस करता है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का ही एक आउटकम है, और ये क्या है, इसमें बहुत सारी स्टडीज करी गई टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन, मोटिवेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किस पे फोकस करती है, ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस करती है, ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग, पर्सनल मोटिवेशन और इनफॉर्मल नॉर्म्स पे फोकस करती है। तो यहाँ पर आपको क्लासिकल थ्योरी वर्सेस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये पूरा जो है एल्टन मायो का, एल्टन मायो हमने अपने चैनल पे कवर किया है इन डिटेल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो वाली सीरीज जो है आप एक बार देख लीजिए एल्टन मायो की, जिसमें मैंने सारे जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट कराए थे वो डिटेल में इन्होंने पढ़े हैं, सॉरी वो डिटेल में हमने कवर करे हैं, तो वहां से आप ये सीरीज देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसके अंदर जो है लिंक मैं प्रोवाइड करा दूं डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, वहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी पेपर वन के नाम से, इसमें तकरीबन 84 वीडियोस होंगे, 2-3 साल पुरानी है, तो आप वहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो है वो काइंड ऑफ कहते हैं ना एवरग्रीन प्लेलिस्ट है, ऑलवेज हेल्प यू। अगर आपको शॉर्ट में सारी चीजें समझनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। एल्टन मायो मान के चलिए, एल्टन मायो ने एक फिलाडेल्फिया के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था टेक्सटाइल मिल के अंदर 1923 के 1923 में इन्होंने ज्यादातर जो फोकस किया वो यही था कि क्यों लोग जॉब छोड़ करके जाते हैं, या क्यों लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्टेबल फील करते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन स्टडीज हुई, ह्यूमन रिलेशन स्टडी बेसिकली एल्टन मायो ने स्टार्ट नहीं करी थी, स्टार्ट किसी और ने करी थी, बट उनको जो आउटकम्स आए वो समझ नहीं पाए,
देन एल्टन मायो वाज इनवाइटेड, एल्टन मायो ने सीरीज को समझा, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझा, फिर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट करे, जैसे ग्रेट इल्यूमिनेशन है, इसके अलावा जो है आपका बहुत सारे इंटरव्यू भी करे गए सुपरविजन को लेकर के है, और भी अनेक बैंक्वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया था। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले कंडक्ट किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट बाद में कंडक्ट किया गया, उसको लेकर के आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो आप, बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है कि यू हैव टू एग्जामिन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वर्क्स, और उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। So this thing was conducted, this experiment was conducted, and what was the significance of Hawthorne studies? फिर जो एल्टन मायो की बात आई वही है। एल्टन मायो ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल सिस्टम तो है ही आपका, बॉस सबॉर्डिनेट ये सिस्टम तो है ही, इसके अलावा इनफॉर्मल रिलेशन भी बिल्टअप हो जाते हैं। वो इनफॉर्मल रिलेशन भी एम्प्लॉइज की जो एफिशिएंसी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कहा गया कि जॉब सेटिस्फेक्शन और आउटपुट कहीं ना कहीं एक वो जो फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है रेदर देन ऑन फिजिकल वर्किंग कंडीशन। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, इससे लोगों को ज्यादा जब लोगों को ज्यादा फ्रीडम दी गई टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ देयर वर्क, दे फील मोर सेटिस्फाइड टू देयर जॉब कंडीशंस। साथ ही साथ ज्यादा इंटरेक्ट हुए, ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ा, तो उससे ग्रुप भी है वो ज्यादा स्ट्रोंग हुआ। तो उसके कुछ और भी चीजें निकल करके आई, जैसे इंडिविजुअल वर्कर अकेले काम नहीं कर सकते, आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, ग्रुप बिहेवियर बहुत डोमिनेट करता है, प्रोडक्टिविटी भी सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे आपने ध्यान देना होगा। ये सब ये आप पढ़ लीजिए आराम से। So now we have to appraise we have to put an appraisal for human relation approach. So this theory was obviously significantly contributed to our understanding of organization, बट समहाउ कुछ पॉइंट्स है जिसपे इसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। पहला तो ये कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, या फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजिकल। मेथोडोलॉजिकल मतलब साइंटिफिकली इसको वर्थलेस कंसिडर कर दिया गया। रीजन भी कि ये जो आपने बातें लेकर के चली, जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो सही नहीं था, हम कह सकते हैं सिचुएशनल बायसनेस थी, एविडेंस प्रॉपर नहीं थे, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मेथोडोलॉजिकली दिस स्टडी वाज नॉट करेक्ट। साथ ही साथ कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि जो सैंपल है 5 to 6 वुमेन का, उसको रिलायबल सैंपल नहीं बोल सकते। अच्छा, जिन लोगों ने रिसर्च नहीं समझी है उनको मैं बता दूं, जब हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करके रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम मुझे मान लो देखा मैंने कि हाँ बच्चे जो है स्टडीज नहीं कर रहे, तो फिर मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि इट मे बी बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंस्ट्रेंट। अब मैं हेल्थ की वजह से क्या करूंगी, मैं उस चीज को स्टडी करूंगी। तो स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, दो प्रकार की रिसर्च होती है, एक होती है साइंस के फील्ड में और एक सोशल साइंस में। साइंस में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस लेकर के चलते हैं, याद रखिएगा। वेयरएज इन सोशल साइंस हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, सोशल सर्वे जिसको हम कहते हैं, और हाइपोथेसिस हमारे पास बाद में आती है, हम जब सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो स्टडी करने के लिए अब मान लो मुझे सब लोगों पे स्टडी करनी पड़ेगी, मैं कह रही हूँ बच्चे पढ़ते नहीं, तो बच्चे तो बहुत सारे भारत में, उसमें से मुझे एक रिलायबल सैंपल को चूज करना पड़ेगा ताकि मेरी जो स्टडी है वो प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर के अंदर हो सके। सैंपल चूज करने के बाद में साथ ही साथ मुझे मेरा तरीका जो है रिसर्च करने का मेथड वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा को सही से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तब जाकर जो है मैं बता पाऊंगी कि ये मैंने प्रपोजल दिया था हाइपोथेसिस वाला वो सही है या गलत है। ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो क्रिटिसिज्म हुआ वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिस पर ही हुआ, और ये कहा गया कि जो ह्यूमन रिलेशनिस्ट हैं, ह्यूमन रिलेशन वाले हैं, इन्होंने ना ह्यूमन नेचर के जो ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझा है, उनके जो रिलेशनशिप है टू वर्क एनवायरनमेंट उसको समझा है। ये सारे एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए गए थे, तो ये भी उनका एक क्रिटिसिज्म रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखो टेक्नोलॉजिकल बदलाव बहुत हो रहे हैं और वो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा या घटा सकते हैं, उसको आपने कंसिडर नहीं किया। अमिता एड्जियोनी इज नोन फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन रिलेशन वाले लोगों ने क्या करा, इनफॉर्मल रिलेशन पे ज्यादा ध्यान दिया है और फॉर्मल पे बहुत कम ध्यान दिया। तो ह्यूमन मोटिवेशन एक मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है, और जिस तरीके से ह्यूमन रिलेशन वाले एक्सप्लेन करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते।
तो अलग-अलग लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, इस पूरी थ्योरी को आप वन बाय वन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। ऑल्दो जो चीज़ें मैंने बता दी ऑलमोस्ट वही हैं। हाँ, मोटिवेशन थ्योरी आगे जा कर के हम और भी पढ़ेंगे, जैसे हर्ट्ज़बर्ग की है रेबेल हाइपोथेसिस, देन मायो की थी। रेबेल हाइपोथेसिस को डिस्क्रेडिट किया उन्होंने, नहीं जो है वो एक्सेप्ट किया था। डुग्लस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, क्रिस आर्गरीस है, फ्रांसिस लाइकर्ट, और इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोस थिंकर्स इन अपकमिंग वीडियोस, एंड दैट्स व्हाई मैं इसको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल मैनर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं एज सच, जाने से पहले वर्ड मीनिंग आपको याद करने ही पड़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। फर्स्ट आता है काउ सोशोलॉजिस्ट। अब काउ सोशोलॉजिस्ट क्या है? काउ सोशियोलॉजी, गाय गाय क्या होती है? ओके, तो डेनियल बेल ने हॉथन एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया। एल्टन मायो का जो हॉथन एक्सपेरिमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गायों को हम सेटिस्फाई करते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, हमें गायों से ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम गायों को सिर्फ इसीलिए सेटिस्फाई करते हैं, उनकी फूड की नीड को जो जितना हम सेटिस्फाई करते हैं, हमारा सेल्फिश पर्पस होता है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। तो इसी तरीके से एल्टन मायो ने भी क्या किया है, अपने वर्कर्स को कंटेंट, अपने वर्कर्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करी है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर। मतलब वर्कर्स को सेटिस्फाई करना क्यों है? ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे। इससे बेहतर जो है आंसर एल्टन मायो नहीं दे पाए। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन माना जाता है। ये 1930s के टाइम पर आया था, 1929 में स्टार्ट होता है ये। और हुआ ये कि यूएस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भयंकर, मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्शन किया था, और वो जो बूम आया था, धीरे धीरे वो बबल वो टूटने लगा, और 1929 तक आते आते यूएस की मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक प्राइस जो वो क्रैश कर गई यूएस में। सितंबर 1929 में जीडीपी 15% से भी ज्यादा डाउन आ गई थी। सिटीज और पूरे वर्ल्ड पर इसका असर आया था 1929 पे। इतना असर आया था कि उसके बाद में अमेरिका के सोचने का तरीका बदल गया था। पीपल शिफ्टेड फ्रॉम कैपिटलिज्म टू मोर सोशलिस्टिक प्रोविजंस और मोर वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ स्टेट। के साथ साथ प्राइमरी सेक्टर भी जो है वो बहुत अफेक्ट हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी टॉपिक 5। कुछ पूछना है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन है आपके पास। हाँ, अगर आप जल्दी से तैयारी करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सो जस्ट सब्सक्राइब टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, एंड जल्दी ही हम, अगर आप मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हो, तो हम बहुत जल्दी पीएसआईआर की सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, उसके बारे में बताइए हमें। साथ ही साथ आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगता है? मस्ट कमेंट योर ओपिनियन, एंड मोस्ट वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जिन जो नए आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।